बच्चों, आप सभी का स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने जो है 11th की अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बनाने स्टार्ट किए थे। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में आज के जो मॉडर्न टाइम है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, और अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, किन के लिए करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोग कवर करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में हम जो है कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ लेते हैं। और ये एक सैम्पल के तौर पे ही है, हम यहाँ पे करीब जो है 15 के आसपास बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। तो जब आप अकाउंटेंसी 11th की कंप्लीट करेंगे, जब 12th की अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, तब तक आप जो है मोर देन 100 एंड 200 जो बेसिक टर्म्स हैं वो सीख लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर हम सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने के लिए जो है ये टॉपिक स्टार्ट किया है। अब जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश में जैसे वॉक, रन, गेम, प्ले, ये वर्ड्स कितनी बार यूज़ लेते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जो बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे वो भले ही हमें अभी थोड़ा समझ में आए या थोड़ा समझ में ना आए, बट ये टर्म्स हम लोग अकाउंट्स में बाद में इतनी बार यूज़ करेंगे, हर एक प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, बार बार इनका रिपीटेशन होगा, तो ये आपको समझ में तो 100% आ ही जाएंगी, बल्कि इससे रिलेटेड जो है हम लोग आगे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे। तो आप जो है यहाँ पे बेसिक टर्म्स समझने की कोशिश करना कि क्या हो सकती है। और ये जो लेक्चर है ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिले कि आने वाले 1 साल 2 साल या आप जो फर्दर कॉमर्स की स्टडीज में अकाउंट्स में जो पढ़ेंगे वो किस तरीके से आएगा। और थर्ड जो वीडियो है उसमें हम लोग हमारे इस चैप्टर 1 के अदर टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटिटी की। व्हाट इज एंटिटी? सो एंटिटी इज ए आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइजेस। देखिए, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें एक सेपरेट पर्सन के तौर पर, मैंने क्या वर्ड यूज लिया, पर्सन, कि हम जो है किसी भी बिजनेस को अगर एज ए सेपरेट पर्सन के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकें, जिसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, तो उसको हम कहेंगे एंटिटी। इसको हम लोग जो है वो बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं। और हम उस बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए हम उसको जो है वो अकाउंटिंग एंटिटी भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग जो है एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना होगा कंपनी। कंपनी जो होती है वो क्या है, एक बिजनेस एंटिटी है, एक अकाउंटिंग एंटिटी है। जैसे रिलायंस, इसके अलावा अडानी, ये सब क्या है, ये सब है कंपनी। और इन कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो होते हैं मालिक, वो क्या होते हैं, इसके ऑनर। अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई एक ऑनर खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं होगा। हमारी कंपनी नहीं खत्म हो जाएगी, कंपनी कंटिन्यू रहेगी, उसका मालिक कोई और बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि एंटिटी क्या है, जिसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एंटिटी और क्या हो सकती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा फर्म, जिसको हम जो है पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं। क्या होती है पार्टनरशिप फर्म? जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, ताकि जो रिस्क है वो भी आपस में डिवाइड हो जाए। तो ये हो गया एक बिजनेस एंटिटी। इसके अलावा अगर कोई पर्सन केवल अकेला बिजनेस करता है, खुद पैसे लगाता है, किसी और के साथ मिलकर बिजनेस नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटर। क्या कहेंगे उसको हम? प्रोप्राइटर। जहां पे एक सिंगल ओनर होगा, एक ही पर्सन जो है वो मालिक होगा, बट उसको भी हम क्या कहेंगे? एंटिटी। क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस का भी एग्जिस्टेंस है, वो भी एक आइडेंटिफिएबल एंटरप्राइजेज है। तो हम अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? एंटिटी के लिए।
अब अकाउंटिंग कब करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। अकाउंटिंग करते हैं जब कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो। सो द इशू ऑफ अकाउंटिंग अराइजेस व्हेन देयर इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकें, जिसको हम रुपीज में कैलकुलेट कर सकें। सो ट्रांजैक्शन क्या हो गया, एन इवेंट, या हम कहेंगे कोई भी एन ऑकरेंस, कि कुछ हुआ, कोई घटना हुई और उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट था। और ट्रांजैक्शन किन के बीच में होगा, ट्रांजैक्शन होगा कम से कम दो एंटिटी होंगी, एटलीस्ट टू एंटिटीज होंगी, दो बिजनेस के बीच में जो है ट्रांजैक्शन होगा। कल हमने ये भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एक होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ये इसको हम बोलेंगे इंटरनल इवेंट या एक्सटर्नल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट क्या होती है, जहां पर हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है किसी आउटसाइड पार्टी के साथ में, माल खरीदा, माल बेचा, किराया दिया, ये सब। और इंटरनल इवेंट क्या हो गई, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई इवेंट होती है जिसमें हमारा बिजनेस किसके साथ में डील करता है, हमारे बिजनेस के अंदर ही किसी एंटिटी से, हमारे बिजनेस में ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट से। जैसे स्टोर से माल निकालकर फैक्ट्री में भेजा तो एक इवेंट हुई, क्योंकि जो गुड्स हमने भेजा है उसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में मॉनिटर, उसको जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। और कहां से गया वो, स्टोर से निकलकर फैक्ट्री, दोनों ही कौन है, हमारे बिजनेस के इंटरनल पार्ट है, इसको हम कहेंगे इंटरनल इवेंट। इसी तरीके से हमने हमारे एम्प्लॉयज को जो है वो सैलरी दी, तो ये भी हमारा इंटरनल पार्ट है। तो एंटिटी क्या हो गया, जिसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। दैट्स वाई एंटिटी इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। And what is the meaning of the transaction? Transaction means an event that occurred in the business and that has some financial measurement, and there should be at least two parties, and the parties may be internal or external. ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म्स देखते हैं। देखिए, अगर आपने ये नेक्स्ट जो चार बेसिक टर्म्स अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये समझ ली और इनको आपने अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से समझ लिया, तो आपकी अकाउंट्स के जो बेसिक्स हैं वो हमेशा स्ट्रांग रहेंगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, हमने अभी भी पढ़ा ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन मीन्स कोई इवेंट हुई बिटवीन टू एंटिटीज। उस ट्रांजैक्शन का हमारे जो बिजनेस होते हैं, हमारी जो एंटिटी है, उसमें चार जगह पे इंपैक्ट आ सकता है। कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुआ है उससे क्या होगा, उससे हमारे चार तरह के जो आइटम हैं वो बन सकते हैं। या तो क्या हो गया उससे इनकम, या क्या होगा एक्सपेंसेस, या उससे बनेंगी असेट, या उससे होगा लायबिलिटीज। बात समझ में आई? और यहां पे भी क्या है, जो आप कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन करेंगे उसका दो जगह पे इंपैक्ट आएगा। अगर इनकम पे आ गया तो दूसरा इंपैक्ट कहां पे आएगा, असेट पे आ सकता है, लायबिलिटी पे आ सकता है। अगर एक्सपेंसेस पे हुआ तो असेट या लायबिलिटी पे इंपैक्ट आ सकता है। तो अब ये इनकम, एक्सपेंसेस, असेट और लायबिलिटी क्या होता है, इनके बारे में हम एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम। इनकम को हम लोग जो है वो रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं। रेवेन्यू एंड इनकम बोथ आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। और क्या होती है, एनी अमाउंट दैट बिजनेस अर्नड,
कोई भी अमाउंट जो कि बिजनेस ने कमाई है वो क्या होगी? रेवेन्यू। अब हमारी जो रेवेन्यू होती है वो दो तरह की हो सकती है। रेवेन्यूज या इनकम कुड बी ऑफ टू टाइप्स, वन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड सेकेंड इज नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? देखिए आसान है, ऐसी इनकम या ऐसा रेवेन्यू जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड है या आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उससे संबंधित है, तो हो गया ऑपरेटिंग। और आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई आपका इनकम है उसको हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुत इजी सा। अगर मान लीजिए कि आपकी किराने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, तो आप जो ग्रोसरी सेल करेंगे उससे आपको जो कुछ मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि आपका बिजनेस क्या है? ग्रोसरी सेल करना। अब मान लीजिए कि आपकी जो शॉप है उसका फर्नीचर पुराना हो गया और आपने वो जो फर्नीचर वो बेच दिया, और जो फर्नीचर आपने बेचा वो 10,000 रुपए का था, 10,000 का, आपने उसको 12,000 में बेच दिया। आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 2,000 रुपए की आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका काम फर्नीचर खरीदने बेचने का नहीं है, आपका काम तो ग्रोसरी खरीदने बेचने का है। तो जो बिजनेस आप कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड इनकम है दैट इज ऑपरेटिंग, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो नॉन ऑपरेटिंग। अब अगर मान लीजिए कि आपकी शॉप जो है, आपकी गोदरेज कंपनी है, आपका काम ही फर्नीचर खरीदना बेचना है, तो अब अगर आपने कोई फर्नीचर बेचा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग इनकम। और उसके अलावा अगर आपने कुछ चीज बेची तो वो हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो बेसिकली जो सेल ऑफ गुड्स होता है, हम जो माल बेचते हैं, या फिर सेल ऑफ सर्विसेज, जरूरी नहीं है कि हम माल ही बेचें, हम सेवाएं भी तो दे सकते हैं, सर्विस भी तो दे सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल है वो सर्विस देते हैं, स्कूल्स जो है वो आपको कोई सामान थोड़ी बेचते हैं, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो वो हो गई ऑपरेटिंग इनकम। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग क्या हो गया? सेल ऑफ फर्नीचर या असेट। इसके अलावा जैसे हम कहें इंटरेस्ट इनकम। अब देखिए इंटरेस्ट इनकम में फिर एक इश्यू है, अगर आपका बिजनेस है लोन लेने देने का, फाइनेंस कंपनी है, तो उनके तो भैया इंटरेस्ट क्या है? ऑपरेटिंग इनकम है। बट अगर आपका बिजनेस है स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, फिर आपके लिए इंटरेस्ट क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो रेवेन्यू एंड इनकम मीन्स एनी अमाउंट दैट द बिजनेस अर्नड, एंड एग्जांपल्स आर सेल ऑफ गुड्स, ओके, इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा हम और क्या हो सकता है? डिस्काउंट रिसीव, आपको अगर डिस्काउंट मिला है, छूट मिली है, वो भी आपके लिए क्या है? इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, सेल ऑन फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये सब। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस क्या है? आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर रेवेन्यू कमाने के लिए या इनकम कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो खर्चा करना पड़ेगा। आपके यहां से जो है आउटफ्लो भी होगा, रुपए जाएगा, आपको पैसा खर्च करना होगा, वो क्या होंगे? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या हो गया? एनी कॉस्ट, या कॉस्ट की बजाय आप यहां पे वर्ड यूज ले सकते हैं, एनी मनी इनकर्ड बाय ए बिजनेस, वाई? टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपके हमने एग्जांपल लिया था ग्रोसरी शॉप का। अगर अब आपको ग्रोसरी शॉप अगर आपने ओपन कर रखी है, आप वहां पर अगर माल बेचना चाह रहे हैं तो आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। कैसे? अरे भैया शॉप का इलेक्ट्रिसिटी, शॉप का रेंट, शॉप पे अगर मान लीजिए कि आपने 8-10 बंदे रखे हुए, उनकी सैलरी, इसके अलावा ग्रोसरी बेचेंगे तो ग्रोसरी खरीद के भी तो लाएंगे, तो उसका एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू इज एक्सपेंसेस। इसके अलावा एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? अगर मान लीजिए कि आपने अपनी ग्रोसरी शॉप के लिए जो है वो एक डिलीवरी वैन भी परचेज करी कि आप जो है होम डिलीवरी देंगे गुड्स की, तो वो जो वैन है
क्या वो आपके लिए एक्सपेंसेस है? आपने 10 लाख रुपए की वेन परचेज करी, तो देखिए यहां पे एक बहुत सिंपल सी बात है, आपने जो 10 लाख रुपए की वेन परचेज करी है, उस वेन का बेनिफिट आपको कितने साल तक मिलेगा, कितने साल तक वो वेन चलेगी? हम एक एस्टिमेट लेते हैं 5 साल के लिए, और आप खर्चा कितना किया उसको खरीदने पे? 10 लाख। तो आपको हर साल जो है कितने रुपए का खर्चा मानना है? 2 लाख रुपए पर ईयर। ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा 10 लाख हम जो है इसी साल में डाल देंगे। तो यहां पर एक्सपेंसेस में एक चीज और इंक्लूड होती है, द कॉस्ट ऑफ असेट कंज्यूम्ड, कि ये जो आपकी असेट है, असेट मतलब संपत्ति, जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जितनी कंज्यूम हो गई ना, वो भी एक्सपेंसेस है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो गई। आप अगर इस डिलीवरी वैन को अगर 1 साल बाद में बेचोगे तो कितने बिकेगी? 2 लाख रुपए की रेट कम हो जाएगी, 8 लाख में बिकेगी। तो 10 लाख में आपने खरीदी, और आज की रेट में कितनी रहेगी? 8 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपका क्या हो गया? एक्सपेंसेस। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडिचर। देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है कि जनरली जो होता है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर जो है वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हम कई बार एक्सपेंसेस बोल देते हैं, कई बार एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। दोनों में जो है एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एनीथिंग यू स्पेंड, मनी यू स्पेंड। अब आपने जो है यहां पे डिलीवरी वैन परचेज करी, तो आपके लिए एक्सपेंडिचर कितना हो गया? आपने 10 लाख रुपीस की परचेज करी ना, तो ये 10 लाख क्या है आपके लिए? एक्सपेंडिचर है। और इसमें से जितना आप उस ईयर में यूज कर लेंगे वो है आपका एक्सपेंसेस। तो 10 लाख रुपीस की वेन 5 ईयर्स तक चलेगी, तो पहले साल में कितने रुपए की यूज आ गई? 2 लाख। तो 2 लाख तो क्या हो गया? एक्सपेंसेस। बट आपने एक्सपेंडिचर कितना किया था? 10 लाख। तो एक्सपेंडिचर जो होता है उसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट जो है वो आपको मोर देन 1 ईयर तक मिलता है, और एक्सपेंसेस उसी ईयर के लिए होता है, उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको जो है इसको बुक करना होता है। बात समझ में आई? अब यहां पर एक सिंपल सी बात है कि जितना हमें बेनिफिट मिल गया वो तो हो गया एक्सपेंसेस, और अभी हमारी वेन कितने रुपए की रहेगी? 8 लाख रुपीस की। वो हमारा कहां पे जाएगा? वो जाएगा हमारा एसेट। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी रहेगी? 8 लाख रुपीस। ठीक है। तो रेवेन्यू हो गया द अमाउंट दैट बिजनेस अर्न, एक्सपेंसेस द अमाउंट बिजनेस स्पेंड टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है। एंड बेसिकली एक्सपेंसेस रिलेट्स टू 1 ईयर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर द आउटफ्लो ऑफ द मनी, जो पैसा गया, और द स्पेंडिंग ऑफ द मनी फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एनी सर्विस, एनीथिंग। And the benefit of the expenditure is generally for more than 1 year. Okay? तो जितना बेनिफिट मिल गया वो एक्सपेंसेस है, जो नहीं मिला वो हमारे असेट माना जाएगा, जैसे मशीनरी 1 साल से ज्यादा बेनिफिट, फर्नीचर, ये सब। तो 2 चीजें हो गई हमारी, एक हो गई पैसा आएगा कहां से, रेवेन्यू इनकम, और दूसरा जाएगा कहां पे? एक्सपेंसेस। अब हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब है ऑब्लिगेशन, ड्यूज, बकाया। ठीक है। जो आपको पे करना है, इट इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे। और ये क्यों होता है? हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको जो है आपने ग्रोसरी शॉप के लिए दुकान किराए पे ली हुई थी, और आपने 2 महीने से किराया नहीं दिया, तो आपको देना पड़ेगा ना। तो वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है उधार में माल खरीद के लाए, आपके पास पैसे नहीं थे, तो जिससे माल खरीद के लाए उसको हमें रुपीस देना होगा, तो वो क्या है? हमारे लिए लाइबिलिटी है। और इसी तरीके से हमने बिजनेस चलाने के लिए बैंक से लोन लिया, दैट इज ऑल्सो द लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटी क्या हो गया? द ऑब्लिगेशन or the debt that enterprises or entity has to pay in future। अब इन फ्यूचर मतलब हो सकता है कि आपको किसी ने 2 दिन के लिए आपको जो है उधार दिया हो, क्रेडिट, किसी ने 10 डेज के लिए दिया हो, किसी ने 1 ईयर के लिए दिया हो।
तो अगर आप कोई भी चीज क्रेडिट पे लेते हैं या कोई लोन लेते हैं तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी हो सकती है करंट लायबिलिटी। बहुत आसान है। करंट लायबिलिटी ऐसा ऑब्लिगेशन या ऐसे डेब्ट या ऐसे ड्यूज जो कि आपको शॉर्ट टर्म में पे करने हैं, उसके लिए आपको ज्यादा दिन का जो है वो उधार नहीं मिलेगा। 1 ईयर, एवरेज 1 ईयर, 1 साल में आपको पे करने हैं। जैसे आपने उधार माल खरीदा, आपने जो है अपने वर्कर को सैलरी नहीं दी, तो जनरली आपको देना होगा ना 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी, ऐसे ऑब्लिगेशन जो आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड में पे करने हैं। आपने बैंक से लोन ले लिया 5 साल का, 5 इयर्स, नॉन करंट लायबिलिटी है। इसी तरीके से किसी से उधार लिया कि मैं 3 साल बाद दूंगा, नॉन करंट लायबिलिटी है। अब हम बात करते हैं एसेट की। असेट्स जो है इनको प्रॉपर्टी वर्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, मतलब इजी लैंग्वेज में समझने के लिए कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली असेट्स हेल्प करती हैं रेवेन्यू अर्न करने में। असेट्स क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं रेवेन्यू या इनकम अर्न करने में। सो असेट इज एन रिसोर्स दैट हेल्प्स द एंटरप्राइजेस टू अर्न रेवेन्यू। एग्जाम्पल, बिल्डिंग। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं सेटअप तो लेके बैठना पड़ेगा। तो आप बिल्डिंग लेंगे जहां पे कस्टमर आएंगे, आप उनको माल बेच सकते हैं। फर्नीचर, चेयर्स, टेबल, ये सब अरेंज रखनी होगी। अगर कस्टमर आएगा तो उसके बैठने की व्यवस्था भी करनी होगी। सो फर्नीचर इज एन एसेट। व्हीकल, कार वगैरह, ठीक है। तो वो आपके बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपकी असेट किस टाइप की होंगी, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का जो काम है वो है कपड़े बनाना, क्लोथ्स, तो उसके लिए एसेट क्या है, जो मशीनरी वो परचेज करेंगे। बिल्डिंग, तो जो मशीन वो परचेज करेंगे, सिविंग मशीन, तो वो क्या है, उसके लिए असेट है। तो असेट मींस कोई भी ऐसा आइटम जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमारे रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो वो हेल्प करता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको जो एक छोटी सी बात बताता हूं, जो हालांकि आपके लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे जो स्टाफ होते हैं ना, हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारे जो मैनेजर है मिस्टर गुप्ता जी वो 15 लाख रुपए के हैं, हमारे सेल्समैन शर्मा जी वो 4 लाख रुपए के हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते ना। इसलिए हम ज्यादातर क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है ना, स्टाफ जो होता है, उसको एसेट नहीं मानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं होते हैं। बट जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे तो वहां पे कुछ स्कॉलर्स ने जो है कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं जहां पर उन्होंने ये बताया कि आप उनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको मैं सही बताऊं तो बिजनेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है ना, वो स्टाफ ही होता है। अगर आपका स्टाफ अच्छा है ना, तो आप जीरो से कब हीरो बन जाओगे, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में। और अगर आपका स्टाफ अच्छा नहीं है तो भैया अंबानी जो बंधु हैं दो, उन दोनों की स्टोरी आप जानते हो। एक अपने बिजनेस को जो 100 टाइम्स बढ़ा दिया है और दूसरे ने 100 टाइम्स जो है रिड्यूस कर लिया है। सो बेसिकली ये सब किस लिए हो रहा है, स्टाफ। अगर स्टाफ अच्छा है, एम्प्लॉयज अच्छे हैं, देन वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट है। और अच्छे स्टाफ को हम जाने भी नहीं देते हैं, बट उनको अगर मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। जिस तरीके से हमने लायबिलिटीज में पढ़ा क्या कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, उसी तरीके से हमारी एसेट्स होती हैं। क्या होंगी एसेट्स, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, ठीक है। एक होंगी हमारी करंट एसेट और दूसरी होंगी नॉन करंट। अब यहां पे क्या डिफरेंस रहेगा, वही आसान तरीका है।
अगर कोई ऐसी एसेट जिससे हमारे को 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाएगा, वो करंट एसेट है। जैसे आपने माल बेचा तो उसके बदले पैसा आएगा। इसके अलावा आपके पास में स्टॉक रखा हुआ है तो वो भी आप 1 साल में बेच देंगे। आपके पास नगद है, वो तो आपके पास है ही, तो वो भी करंट एसेट है। नॉन करंट क्या होती है? ये हमारे बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए रखते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, ताकि हमारे बिजनेस में जो है हेल्प हो, हम इनकम कमा सकें। एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग। ऐसे नहीं है ना कि बिल्डिंग खरीदी 1 साल में बेच देंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेच देंगे, तो फिर वो आपका बिल्डिंग खरीदने बेचने का बिजनेस हो गया, वो आपकी एसेट नहीं होती है, फिर वो स्टॉक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एसेट, करंट एंड नॉन करंट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। देखिए सेल्स क्या है? सेल्स हो गया कि आप जिस आइटम में या जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसको हम कहते हैं गुड्स। क्या कहेंगे? गुड्स। तो अगर आपने किसी मॉनेटरी कंसीडरेशन के लिए, देखिए मॉनेटरी तो होना चाहिए, अकाउंटिंग होगी तभी जब आप रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने गुड्स किसी को सेल किया कंसीडरेशन के लिए कि 100 रुपए में आपने जो गुड्स सेल किया, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? सेल्स। तो सेल्स जो है वो केवल गुड्स की होनी चाहिए। अगर आपने कोई एसेट बेची तो उसको सेल्स में काउंट नहीं करेंगे। अगर आपने कोई गुड्स बेचा उसको हम सेल्स में काउंट करेंगे। और सेल्स जो है वो आप नगद के लिए भी कर सकते हैं, कैश और क्रेडिट, उधार पे भी बेच सकते हैं कि बाद में पैसे दे देना, या नगद में भी बेच सकते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि गुड्स और असेट में क्या डिफरेंस है। आसान है। जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो गुड्स है। उसके अलावा जो कुछ है वो आपकी असेट है। अगर आपका काम कार बनाकर कार बेचने का है, मारुति, टाटा, तो उनके लिए कार क्या है? गुड्स। और बिल्डिंग, मशीन, वो क्या है? एसेट। तो मशीन और बिल्डिंग को बेचेंगे तो सेल्स नहीं होगा, कार बेचेंगे तो सेल्स होगा। लेकिन अगर आपका जो काम है, आपका काम है प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग खरीदने बेचने का, अब आपके लिए बिल्डिंग्स क्या होंगी? गुड्स, सेल्स मानी जाएंगी। लेकिन कार क्या होगी? असेट, उसकी सेल्स नहीं मानी जाएगी। अगर वो बेचोगे तो सेल्स में काउंट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो जिस चीज में हम डील कर रहे हैं अगर वो हम बेचेंगे तो सेल्स है, कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और उसको हम गुड्स कहेंगे जिसमें डील कर रहे हैं, और जिसमें डील नहीं करते हैं वो सब हमारी एसेट है। नेक्स्ट हमारे यहां पे वर्ड है गेन। देखिए गेन का मतलब क्या हो गया कि हमें कोई बेनिफिट मिला, हमें कोई एडवांटेज मिला। तो अगर आप गुड्स बेचते हैं, 100 रुपए का माल खरीदकर आपने 120 में बेच दिया, तो ये गेन नहीं है। गुड्स पे जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड गेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट। लास्ट में हमने लिखा हुआ है। तो गेन क्या है? गेन हो गया इसके अलावा जो कुछ हुआ। 10,000 रुपए का फर्नीचर था एज ए एसेट, पुराना हो गया, नया फर्नीचर लगवाएंगे, बेच दिया 12,000 में, 2,000 का क्या हो गया? गेन। डिलीवरी वैन जो है वो हमने बेच दिया 8 लाख रुपए की 9 लाख में, 1 लाख रुपए का क्या हो गया? गेन। हमने कहीं पे शेयर्स इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो हमने बेच दिया, प्रॉफिट हुआ, वो क्या हो गया? गेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं परचेज की। परचेज का मतलब हो गया ये जो गुड्स है ना, जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसको हमने बेचा। अरे तो बेचोगे तब ना जब पहले खरीदोगे, जब आपके पास माल होगा तभी तो बेचोगे। तो अगर हम फर्नीचर का काम धंधा करते हैं तो हमारे लिए परचेज क्या हो गया?
जो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्लाई बोर्ड खरीदा और उसको कटिंग की, फेविकोल लगाया और उसको जो है चेयर बनाया, फिर उस पर पॉलिश वॉलिश करके फिर हमने बेचा, तो वो भी आपके लिए परचेज ही है। उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। देखिए, एक तो होता है ट्रेडिंग बिजनेस और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? बना बनाया माल खरीदते हैं और बेच देते हैं। जैसे किराने की दुकान वाले, क्या वो खुद बनाते हैं क्या साबुन, टूथपेस्ट वगैरह? नहीं, वो ट्रेडिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौन है? अरे जो रॉ मटेरियल खरीदेगा और उस पे लेबर लगाएगा, मशीन लगाएगा और खर्चे लगाएगा, फिर उससे माल बनाएगा। जैसे जैसे कोलगेट कंपनी, वो रॉ मटेरियल खरीदती है, फिर कोलगेट बना के बेचती है। डेटॉल, वो क्या करती है? केमिकल सब खरीदेगी, फिर साबुन बना के बेचेगी शॉप। तो परचेज जो है वो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी परचेज मानी जाएगी, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के काम में है तो भी आपके लिए परचेज मानी जाएगी। अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो, और गुड्स क्यों खरीदेंगे? बेचने के लिए, तभी तो हमारे को प्रॉफिट होगा, नहीं तो इनकम कहां से आएगी? अब जिस तरीके से आपने जो माल बेचा, सेल जो है वो आप कैश और क्रेडिट पे कर सकते हैं, उसी तरीके से परचेज भी किस पे हो सकती है? कैश पे और क्रेडिट पे। नगद में भी माल बेच सकते हो और उधार में भी, खरीद सकते हो सकता है आपके पास पैसा था, आप खरीद लाए। पैसे नहीं थे, आपने उसको कहा कि मेरे को 1 महीने की उधार दे दीजिए, को कहेंगे क्रेडिट परचेज। गुड्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बात करते हैं डिस्काउंट की। देखिए, यहां पे डिस्काउंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। अगर आपको डिस्काउंट मिला तो आपके लिए क्या है? इनकम है। कैसे? 10,000 रुपए की आपको जो है चीज आपने खरीद ली थी 1 महीने की उधार पे, कि मेरे को जो है 10,000 रुपए की चीज दे दो, मैं 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। जब 1 महीने बाद हम पैसे देने गए तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे को 9,500 रुपए दे दीजिए, 9,500 रुपए दे दीजिए। तो 500 रुपए का आपके क्या हो गया? फायदा हो गया ना, डिस्काउंट, उसको हम कहेंगे इनकम। ये तो हो गया, हमें डिस्काउंट मिला। अगर आपने डिस्काउंट दिया, अब आपके लिए क्या है? ये खर्चा। अब देखिए फ्रेंड्स, डिस्काउंट जो है वो 2 तरीके का होता है, आराम से समझिएगा। जैसे आप लोग अगर कपड़े वपड़े जैसे हम लोग खरीदने जाते हैं, क्लोथ्स, वहां पर क्या होता है? हमें एक शर्ट परचेज करना है, उसकी हमने एमआरपी देखी कितनी है? 3,000 रुपए की, 3,000। हमने पूछा भैया कितने में दोगे? पता चला कि वहां पे ऑफर चल रहा था, कितने रुपए में दे रहे हैं? 2,000 रुपए में। आजकल ज्यादातर यही हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट की जो एमआरपी होती है डबल होती है, बिक रहा होता आधी रेट में। तो आपको अभी क्या करना है? ये शर्ट परचेज करना है या नहीं करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। तो यहां पर जो आपका 1,000 रुपए का जो डिस्काउंट है ना, इसको हम लोग कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्या कहेंगे हम? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी पे। और एमआरपी को हम लोग जो लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, कि उस लिस्ट में क्या प्राइस है, एमआरपी। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है सेल्स बढ़ाने के लिए। डिस्काउंट मिला तो सेल बढ़ेगी, लोग जो है जबरदस्त तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, एक की जरूरत है 4-4 खरीद के ला रहे हैं। सेल्स बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और इस ट्रेड डिस्काउंट की जो है बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है, याद रखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। अगर हम ये शर्ट परचेज करके लाएंगे तो हम ये मानेंगे कि ये शर्ट कितने का था? 2,000 रुपए का ही था। हम ये नहीं कहेंगे कि शर्ट 3,000 का था और फिर खुश हो जाए कि 1,000 का डिस्काउंट मिल गया है। उसको इनकम नहीं मानना है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। लेकिन अब आता है एक दूसरे तरह का डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। 2,000 रुपए का जो शर्ट है, मान लीजिए कि आप उधार खरीद के लाए, या हमने उधार बेचा, हमने बेचा, फिर जो हमारा कस्टमर है वो हमें पैसे दे ही नहीं रहा, तो हमने उसको एक ऑफर दिया कि अगर आप 1 महीने के अंदर पैसे दे देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा।
तो इसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जल्दी से जल्दी कैश आ जाए, सामने वाले बंदे को मोटिवेट करने के लिए कि आप टाइम पे पेमेंट कर दीजिए। तो जो 200 रुपए का डिस्काउंट है, इसको हम लोग जो है अगर हमने दिया है तो एक्सपेंसेस होगा, और इसी तरीके से अगर हमें मिलेगा तो क्या होगी? इनकम। तो कैश डिस्काउंट की हमें जो एंट्री करनी होती है। तो अब यहां पर एक डिफरेंस हो रहा है कि जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है सबको मिले। जिसने टाइम पे पेमेंट दे दिया उसको मिलेगा, जिसने नहीं दिया उसको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा क्योंकि वो सेल्स बढ़ाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हो गया गुड्स। गुड्स बेसिकली गुड्स नहीं है, बट गुड्स कैसे होगा समझिए। हम बिजनेस में क्या करते हैं? गुड्स की परचेज सेल करते हैं। पहले माल खरीदेंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर खरीदा, फिर बेचा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप रोज जितना माल बेचोगे उतना ही खरीदोगे। मान लो हमारी ग्रोसरी शॉप ही है कि आज 1 किलो चाय खरीद के लाए, फिर बेच दी, फिर खरीद के लाए। तो कई बार क्या होता है, हम लोग बल्क में परचेज कर लेते हैं, एक साथ परचेज कर लेते हैं, ताकि हमें रेट भी कम मिलता है और बार बार आने जाने का खर्चा भी नहीं होता है। तो अगर हमने परचेज करी और अगर वो माल अभी तक पूरा नहीं बिका है, तो जो माल आपके पास बचा हुआ है उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे स्टॉक। इसको हम जो है इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो जो माल, द गुड्स दैट इज लेइंग विद द बिजनेस, जो बिजनेस के साथ है, अभी भी बिजनेस में पड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्टॉक। ठीक है। तो अब इस स्टॉक में भी दो चीजें होती हैं कि साल के शुरुआत में आपके पास में जो माल पड़ा था, मान लेते हैं कि आप जो टायर सेल करने का बिजनेस करते हैं, तो 1 अप्रैल को बिगनिंग में आपके पास में 100 टायर थे। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। कि बिजनेस मतलब स्टार्ट में क्या था, साल भर में आपने जो है 800 टायर और परचेज किए। हमने ऊपर पढ़ा था परचेज क्या होती है, तो टोटल कितने हो गए? 900। साल भर में आपने जो 700 टायर बेच दिए, तो 900 में से 700 बेच दिए तो कितने रह गए? 200। तो 200 को अब हम क्या कहेंगे? साल के लास्ट में है ना, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कि साल जब खत्म हुआ तब कितना माल था? क्लोजिंग। और साल के शुरुआत में क्या था? ओपनिंग। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रॉफिट लॉस और सरप्लस या डिफिसिट। देखिए, कुछ एंटिटीज क्या होती हैं, वो बनाती हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना माल बेचा, कितना खरीदा, कितने खर्चे किए। तो अगर उसकी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो हो गया प्रॉफिट, और अगर उसके खर्चे ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, और इनकम अगर कम है तो क्या हो गया? लॉस। और इसी पैटर्न पे क्या होता है? इसी पैटर्न पे होता है हमारा सरप्लस और डिफिशिएट। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर कम ज्यादा जो मिलेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आप बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, कितनी इनकम आई और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये बनाते हैं, तो वहां पर अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस, और अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो गया, तो डिफिशिएट। तो जनरली क्या होता है कि जो बिजनेस कोई गुड्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, माल खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो लोग जनरली सर्विसेज देते हैं या अदर बिजनेस करते हैं, वो लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो दोनों का पर्पज एक ही है, ये देखना कि हमने साल भर में जो है वो कमाया या खोया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये हमारी 5 बेसिक टर्म्स और हैं जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में जो है जो बेसिक टर्म्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा वर्ड आता है कैपिटल। देखिए, कैपिटल का मतलब क्या है? बहुत ही आसान है। एक्स एक बंदा है जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम लोग क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो बिजनेस का जो मालिक है ना, वो ओनर और बिजनेस, इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। ये दो सेपरेट एंटिटी है,
ये अलग है और बिजनेस को अलग है, भले ये इसका मालिक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने एज ए ओनर कोई बिजनेस शुरू किया, तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि आपने जो 1 लाख रुपीज लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहां पर यह माना जाता है कि आपने उस बिजनेस को 1 लाख रुपए उधार दिए हैं, और यह बिजनेस क्या करेगा, उस 1 लाख के बदले आपको कोई ना कोई अमाउंट कमा कर देगा। तो इस बिजनेस के लिए ये 1 लाख रुपए क्या है, ऑब्लिगेशन है। और ऑब्लिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी है। ये बिजनेस ये सोचेगा मेरे पे 1 लाख रुपए की उधारी है मेरे मालिक की, मैं उसको कमाकर वापस दूंगा। और इस 1 लाख रुपए को जो कि ओनर लगाते हैं, जो मालिक लगाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, कैपिटल, और हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ठीक है। अब ये जो कैपिटल है, अब आपने इस बिजनेस में पैसे लगाने थे, आप कहां कहां से ला सकते हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपए है लेकिन आपको बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप लोन ले सकते हैं, आप शेयर जारी कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, आप डिवेंचर जारी कर सकते हैं, ये इशू कर सकते हैं। तो ये हो गए कैपिटल लाने के तरीके। बात समझ में आई। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ड्राइंग्स। ये भी इसी से रिलेटेड ही है। मैंने आपको क्या बताया, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो अगर ओनर जो है वो बिजनेस को रुपए देगा, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। और अगर ये ओनर इस बिजनेस से पैसे वापस निकाल लेता है, बाद में इसको जरूरत थी 10,000 रुपए निकाल लिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। और ये हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाती है, क्योंकि अब बिजनेस क्या कहेगा, आपकी उधारी जो है वो केवल कितनी है, 90,000 रुपए। आपने 1 लाख की कैपिटल दी थी, लेकिन आपने 10,000 रुपए वापस से विड्रॉ कर लिए। सो बिजनेस पे लायबिलिटी कितनी है, 90,000 की। मालिक को 90,000 रुपए कमा के देने हैं। अब ये जो ड्राइंग है ना, ये कैश में भी हो सकती है कि आपने बिजनेस से नगद निकाला, और कई बार जो है ये गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने कोई एसेट ले लियो। कैसे, हमारी ग्रोसरी की शॉप है, शाम को जाते हुए घर के लिए 10 किलो चीनी निकाल के ले गए, तो वो क्या हो गया, वो ड्राइंग्स है, बिजनेस में से कम हो जाएगा। आप जो डिलीवरी वैन काम में ले रहे थे, अब आपने सोचा कि इसको जो है मैं बिजनेस के काम में नहीं लूंगा, ये तो मेरे पर्सनल यूज में लूंगा, वो ड्राइंग्स है। ठीक है। तो ड्राइंग से जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाती है। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, द पर्संस हु विल पे टू अस। ठीक है, जो हमें पैसा देंगे वो कौन है, डेटर्स। हिंदी में तो इसको नाम से पता चल जाता है, देनदार, जो देंगे। क्यों देंगे, या तो आपने इनको उधार माल बेचा होगा, माल बेच दिया कि कोई बात नहीं आप दे देना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन में दे देना, या आपने इनको कोई फिक्स्ड एसेट बेची होगी तो उसके लिए भी आपके डेटर हो सकते हैं, उधार में बेची है तो। ठीक है। तो जो डेटर्स होते हैं ना, वो हमें पैसे देंगे, और जनरली इनको जो है हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। एक तो हो गया गुड्स के लिए कितने हैं, मतलब हमने जो माल बेचा उसके लिए, और दूसरी कैटेगरी होती है अदर, बाकी कितने हैं माल के अलावा। इनको अलग अलग इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके जो डेटर हैं वो गुड्स के तो है 100 रुपए के, और आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, उसके हैं 100 करोड़ के, और कल को आप बैलेंस शीट में कहो देखो जी हम 100 करोड़ के हमारे डेटर हैं, तो हमारे को लोन दे दीजिए, वो बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा, आपको धक्के देके भगा देगा। क्यों, क्योंकि आपका जो बिजनेस है ना वो गुड्स पे डिपेंड है। आप जिस चीज की खरीद बेच करते हैं उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन ज्यादा होने चाहिए। तो अगर डेटर फॉर गुड्स है तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसी तरीके से होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स द पर्सन्स टू होम वी विल पे, ऐसे लोग जिनको हम पैसा देंगे, जिनको हमें चुकाना है। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, और ये हमारे लिए एसेट है। क्यों देंगे किसी को पैसे, उधार माल खरीदा, क्रेडिट परचेज, उधार में कोई एसेट खरीदी, लेबर से काम करवा लिया, उसको पैसा नहीं दिया, मजदूरी नहीं दी, क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है। तो क्रेडिटर को भी जो है हम लोग इस तरह से डिवाइड करके लिखते हैं, क्रेडिटर फॉर गुड्स की माल के लिए कितने हैं,
क्रेडिटर फॉर अदर्स कितने हैं, सबसे लास्ट हमारा वाउचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने जो है ना स्टार्टिंग में ही देखा कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जो किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करती है जिसको फाइनेंशियल टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड कैसे करना है, न्यूज़पेपर था मेरे हाथ में, मैंने उस पर लिख दिया आज मैंने 10,000 रुपए का माल बेचा, कल रद्दी में बेच दिया न्यूज़पेपर। तो हमें रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रजिस्टर्स होते हैं, उनके परफॉर्मा होते हैं, उनके फॉर्मेट्स होते हैं, बुक्स होती हैं। क्या होती हैं, बुक्स। और इन सब की जो सबसे स्टार्टिंग जो स्टेप होती है, सबसे पहली स्टेज है, वो होती है वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमने जो ट्रांजैक्शन किया उसको हम लिखते हैं ताकि याद रहे। और इसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। इसमें हम लोग जो है सीरियल नंबर लिखते हैं, पहले तो कितने नंबर का वाउचर है, 5 नंबर का है, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि आज 9 सितंबर हो गया है। ठीक है, मैंने बताया था ट्रांजेक्शन सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, डेट वाइज, ऐसे नहीं कि कोई सा कभी आ रहा है कोई सा कभी आ रहा है। अब इसमें हमने आगे क्या लिखा हुआ है, बीइंग पेड फॉर, हमने पैसे क्यों दिए, हमने क्या माल खरीदा, क्या हमने मजदूरी के पैसे दिए हैं, क्या हमने किराए के पैसे दिए हैं, क्या हमने लाइट के पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, पहली चीज ये। दूसरा, अगर हमने किसी को रुपए दिए हैं तो उसका हमें बिल भी तो मिला होगा, माल खरीदा है तो बिल होगा, मजदूरी दे रहे हैं तो उस मजदूर के साइन करवाएंगे, रेंट पे करेंगे तो रेंट का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे तो उसका बिल होगा, तो उसका बिल नंबर कितना है, उसकी डेट क्या है, वो हम मेंशन करेंगे। फिर आएगा यहां पे अमाउंट हमने कितनी दी, रुपीज, रुपीज इन वर्ड्स, 10,000 या 20,000 जो भी है, यहां पे वर्ड्स में लिखा हुआ और यहां पे फिगर में लिखेंगे। और यहां पे जो होता है ना फ्रेंड्स, यहां पे जैसे हमने जो बीइंग पेड फॉर लिखा है, इसके साथ में ही इसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं। नरेशन का मतलब क्या हो गया, नरेशन का मतलब होता है सिंपल सा डिस्क्रिप्शन, कि हम थोड़ा डिटेल लिख रहे हैं, थोड़ा रिमार्क डाल रहे हैं याद रखने के लिए, कि अमाउंट पेड फॉर वेजेज, अमाउंट पेड फॉर रेंट, अमाउंट पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें थोड़ा सा ऐसे भी डाल सकते हैं, अमाउंट पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जून मंथ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जुलाई मंथ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अगस्त मंथ। ठीक है, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क्स। सबसे नीचे जिसको पैसे दिए हैं उससे साइन करवा लो, कल को कह देगा मैंने तो पैसे लिए ही नहीं, फिर क्या करेंगे, साइन करवा लो। फिर हमारा जो अकाउंटेंट जिसने ये वाउचर बनाया वो यहाँ पे साइन करेगा, कल को अगर मान लो उसने कुछ गलत एंट्री की तो उसको पकड़ सकते हैं ना, प्रिपेयर्ड बाय। और फिर उसका सीनियर जो इसको चेक करेगा वो भी इस पे जो है वो साइन करेगा। तो ये हो गया हमारा वाउचर। सो वाउचर इज ए बेसिकली डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन, ठीक है, विथ सर्टेन डिटेल्स लाइक to whom we are paying, for why we are paying, means what is the reason of paying, the bill number, the date of payment, the amount we are paying and signature of the receiving person। ठीक है, ये सब इस पे कुछ डिटेल्स होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो वीडियो है, उसमें चैप्टर 1 का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है, जैसे कितने तरह की अकाउंटिंग होती है, अकाउंटेंट कौन होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ये सब लोग कवर करेंगे। तो तब तक आप लोग जो है ये बेसिक टर्म समझने की कोशिश करिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी लर्निंग।